चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बीकॉम के आईएमपी का टाइम आ चुका है। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। आई वॉज नॉट अवेलेबल। चलिए, अभी मैं जितना करवा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, वही आपको करना है। उसके बाहर का मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी नहीं आएगा। आई एम नॉट 100% श्योर, बट 99% मैं गारंटी लेता हूँ कि उसमें से ही होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको और क्या क्या करना है मैं सब बताऊंगा इसके अंदर। कल की एग्जाम आपके 2 मार्क, सॉरी, 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स की एग्जाम है। तो चलिए, इसकी सर्जिकल स्ट्राइक अपने शुरू करते हैं, और हो सकता है तो 1 आवर में ये पूरा अपने सिस्टम समझते हैं और आईएमपी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं, बहुत ही सिंपल पेपर पैटर्न। आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल, एंड इट इज वेरी मच श्योर कि आपको इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, ऑप्शन में दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, और बहुत ही सिंपल है। अभी आप देख सकते हो कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी इसमें घुस चुका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये पिछली बार पूछा गया था, एंड ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस पूछा गया था। ठीक है, आपको कम से कम 2 पेज भरने इसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं भरने हैं। आता है नहीं आता है, मैं जो बोलूं वो लिख के आ जाना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो आपका शेयर कैपिटल का होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका पूरा का पूरा ना ये सीएमए इंटर का सिलेबस है। ठीक है, सो इस बहाने आपके सीएमए इंटर का रिवीजन भी हो जाएगा, और ये सारे चैप्टर आपको आते हैं, तो कोई आड़ा वाड़ा सवाल भी पूछ लिया ना तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर आप डिटेल में पढ़ के बैठे हो। 10 मार्क का आपको प्रो रेटा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 4 फीचर होने वाले हैं। ठीक है, एंड रेशियो होगा, एंड बाकी तो आपको पता ही है, बट हाँ डेफिनेटली प्रो रेटा का क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में आपको याद हो तो आपको ट्वेल्थ में कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे, 4 फीचर एंड रेशियो के एंट्री के, वो आपको पूछे जाएंगे। बट बेटर, अगर आपको उसमें ग्रिप नहीं है तो गो विथ बिग क्वेश्चन। एंट्री वाइज मार्क्स होते हैं इसके अंदर, सो आराम से 10 आउट ऑफ 10 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपका होगा डिबेंचर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप डिबेंचर पढ़ चुके हो। डिबेंचर में इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। अब एक चीज है, डिबेंचर में ना टॉपिक बहुत सारे होते हैं, रिडम्पशन भी है, इश्यू भी है। सो लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विथ टीडीएस वाला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क में। और 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे डिबेंचर इश्यू के, 5 5 मार्क के अंदर। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने प्रीवियस जो मेरा डिबेंचर का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको समझाया ही था। बट अभी आपको मैं बीकॉम के व्यू पॉइंट से आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या पता है, एडजस्टमेंट पूछते ही नहीं है, खाली आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है, बोले बैलेंस शीट बनाओ। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, एनईपी का एक ही पेपर हुआ है जिसके अंदर ऐसा पूछा गया। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी मुझे लग रहा है कि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज टाइम कम होता है और 10 मार्क में उनको क्वेश्चन पूछना होता है। सो अगर वो एडजस्टमेंट पूछ लेते तो ये क्वेश्चन 45 50 मिनट तक का चला जाता है। सो स्टूडेंट्स को नो दिक्कत आती है बाकी के 50 मिनट में, बाकी के 4 क्वेश्चन करने में। सो अगेन मुझे चांसेस है कि इसके अंदर आपको इस बार भी एडजस्टमेंट नहीं पूछे जाएंगे। ऑप्शन के अंदर एक प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल एंट्रीज एंड लेजर वाला। ठीक है, वो भी आपको 10 मार्क में पूछा जाता है। हो सकता है तो इसमें अवॉइड करना, क्योंकि इसके अंदर अगर छोटी मोटी गलती हो गई आपकी तो फिर पूरे मार्क्स कटने के चांसेस है। ऊपर वाले में तो क्या ही होगा कि आप डब्बों के नाम गलत लिखोगे ना, कि शेयर कैपिटल, डेटर, ये किस में जाता है, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना के सिंपली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और इफ पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है तो पी एंड एल करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल आपके एमसीक्यूज होंगे, वो भी 10 मार्क के, आपको कोई 10 एमसीक्यू करने रहेंगे। एमसीक्यू तो आपको बट ऑब्वियस अपने बुक के पीछे वाले एक बार आपको गो थ्रू कर देना है एग्जाम से पहले। सो कल की एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना, अपने सीएमए के रिवीजन पे फोकस करना। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे सम जो आईएमपी है मोस्ट प्रोबेबली आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, वो वीडियो देख लेना अच्छे से, दैट्स इट। उसके बाद अननेसेसरी इसके अंदर टाइम स्पेंड मत करना। क्लियर? चलिए, स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 के साथ। यूनिट नंबर 1 में जो मुझे लग रहा है इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा, जैसे पिछली बार इन्होंने पूछा था ब्लॉकचेन वाला, इस बार पूछा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एसएम के अंदर। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमारे एसएम वाले में से ले लेनी है। ठीक है, और साथ में आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूं आपको। की कॉन्सेप्ट में एक लिखना है मशीन लर्निंग, ये भी हमारे एसएम में था। और आपको दूसरी चीज लिखनी है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये भी हमारे एसएम में था। तो इसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो 3 चीजें आपको उठानी है एआई इन अकाउंटिंग के अंदर। पहले आप सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट थे, आपको याद हो तो नैरो, उसके बाद था सुपर, और उसके सॉरी नैरो के बाद था जनरल, और जनरल के बाद था सुपर इंटेलिजेंस।
ठीक है। सो नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड सुपर इंटेलिजेंस आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस एक्सप्लेन नहीं करना है अपने को। मशीन लर्निंग क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि एक अल्गोरिथम होता है जो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर सेट करते हैं, जिसके हिसाब से वर्कआउट होता है। ठीक है, तो वो भी आप अपने नोट्स में से देख लेना। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर की मदद से एक का एक काम जब हमें बार बार करना होता है तो उसे कहा जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ये तीन चीजें लिखने के बाद आपको इसके अंदर इसके बेनिफिट्स याद करने हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अकाउंटिंग में क्या फायदा है। नाम याद रखना कि भाई ये तो पैसा बचाने के काम आएगा, क्योंकि सिस्टम से काम करेंगे, सॉफ्टवेयर से काम करेंगे, टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा। बेटर इंसाइट, सारी चीजों को डिटेल्ड में एनालिसिस कर पाएंगे, डीपर इंसाइट मिलेगा हमको, जो चीज चाहिए, जैसी चीज चाहिए, सब कुछ आपके पास आपके सिस्टम में आइडेंटिफाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हो। रियल टाइम रिपोर्टिंग का मतलब अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम आप अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके, अच्छे तरीके से ले सके। सो अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, या फिर अपने जो आपके फिनेंशियल टूल्स वगैरह जो है, रेशियो एनालिसिस वगैरह जो है, वो आप लोगों को रियल टाइम में बता सकते हो और आपको भी पता चल सकता है। कंप्लायंस एश्योरेंस, आपके जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है वो इजीली इसके अंदर फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एआई का यूज कर रहे हो तो कोई भी चीज मिसमैच में नहीं जाएगी, कोई भी चीज इग्नोर नहीं होगी आपसे, नेग्लिजेंस होने के चांसेस यहाँ पे नहीं होंगे। सो चार आपको बेनिफिट याद रखने, कॉस्ट सेविंग, बेटर इंसाइट, रियल टाइम, कंप्लाइंस इंश्योरेंस, और एक पांचवा आप अपने घर का ऐड कर दो यहाँ पे, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी एआई का यूज करने पे, और अकाउंटिंग हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, और ऊपर आपको क्या समझाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी एसएम के अंदर, आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इट इज ए ह्यूमन मेड सिस्टम, जो काम करता है, सिस्टम जो है अल्गोरिथम के साथ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ, आईक्यू के साथ ये काम करता है। मशीन लर्निंग आपको पता है, आरपी आपको पता है, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, 5 आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, दैट्स इट। ठीक है, चैलेंजेस वगैरह कुछ भी पूछे तो इसमें आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर चैलेंजेस का मतलब लिमिटेशंस बोल सकते हो आप ये, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही है। तो एक तो डेटा क्वालिटी पे हमको श्योरिटी नहीं हो सकती कि डेटा सही है कि नहीं है। ठीक है, एथिकल इश्यूज आ सकते हैं वहां पे, स्किल अगर नहीं है तो वहां पे स्किल का गैप आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी का रिस्क होगा। ठीक है, आपका डेटा यहाँ से मतलब उसको बोलते हैं ना कि डेटा लीक हो सकता है, डेटा चोरी वगैरह हो सकता है, आपको साइबर क्राइम वगैरह हो सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस अगर फॉलो नहीं हुए तो आपको पेनल्टीज वगैरह भरनी पड़ सकती है। ठीक है, सो बेसिकली ये चैलेंजेस इन सेंस लिमिटेशंस नहीं है, बट मैं आपको उसको लिमिटेशंस के एंगल से समझा रहा हूँ कि लिमिटेशंस पूछे साथ में तो इसी को लिमिटेशन आपको बना देना है। ठीक है, ओके। सो ऊपर हमारे पास हो गए एडवांटेजेस, और नीचे मैंने चैलेंजेस को किस में कन्वर्ट करके दे दिया, आपको लिमिटेशंस में कन्वर्ट करके दे दिया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन होगा बिग डेटा। बिग डेटा भी हमने एसएम में पढ़ा था कि बड़ा डेटा क्या होता है। सो डेफिनेशन आपको इसकी लिखनी है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाई थी उसमें से। बिग डेटा की डेफिनेशन, और बिग डेटा के 3 टाइप थे वो मैंने आपको बताए थे, एक था स्ट्रक्चर्ड, दूसरा था अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा था सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं। बिग डेटा मतलब जिसका लार्ज वॉल्यूम में डेटा हो उसको कहा जाता है बिग डेटा। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जिसमें रो एंड कॉलम फिक्स होते हैं, पहले से सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होगा, जैसे कि वीडियोस, फोटोज। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आती है, क्योंकि वो प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर नहीं होती है। सो यहां पे आपका ये हो जाएगा डेफिनेशन पार्ट बिग डेटा का। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एसएम में समझाई थी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी। ठीक है, चौथी यहाँ पे गायब हो गई है, यहाँ पे 3 ही दी हुई है आपकी बुक में, तो आपको 3 याद रखनी है। चलो, वॉल्यूम का मतलब डेटा बहुत ही यूज होगा, वेलोसिटी का मतलब कितनी स्पीड से डेटा एंटर होता है, वेराइटी का मतलब डेटा बहुत अलग अलग वेराइटी का होता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज, जेसॉन फाइल, एक्सएमएल फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें भी अब आपको ध्यान रखना है बेनिफिट्स। बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा,
एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और रिस्क मैनेजमेंट को हम बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। फ्रॉड को प्रिवेंशन मिलेगा, कॉस्ट सेविंग होगी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मार्केट में मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं बिग डेटा का अकाउंटिंग में एडवांटेजेस क्या क्या होगा। आपको सिंपली मैं बताऊं तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ से कॉमन मिल जाएंगे। कॉस्ट सेविंग कॉमन पॉइंट ले लो, ठीक है। और दूसरा एक बेटर इंसाइट आपका कॉमन पॉइंट होगा, जो दोनों में आपको सेम रखना है। आपको चार ही याद रखने, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तीसरा आप ले लो इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। देखो एफिशिएंसी भी कॉमन निकल रहा है, वहां पे मैंने लिखवाया था आपको एफिशिएंसी करके, तो तीन तो कॉमन हो गए आपके, ठीक है। एक इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग लिख लेना और एक आपको लिख लेना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बस 10 मार्क आपके कंफर्म है। दो में से मुझे जहां तक लग रहा है एक क्वेश्चन कंफर्म आपकी एग्जाम में होगा। चलिए इन केस अपने अभी वर्स्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर ये दोनों आईएमपी क्वेश्चन में से अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो आपको क्या करना है। आपको यही क्वेश्चन उठा के लिख के आ जाना है, खाली छोड़ के मत आना। 10 मार्क का क्वेश्चन आप लिख के आओगे, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ कुछ भी लिख के आओगे, 6 से 7 मार्क्स गिन के चलो, छोड़ के मत आना, ठीक है। 2 पेज से ज्यादा नहीं भरने, आपको ये भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स हो गए सिक्योर। खाली इस वीडियो में जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको एक बार अच्छे से फॉरवर्ड करके आप देख लेना, वापस आपको ये समझ में आ जाएगा। दोबारा इसको हाथ मत लगाना, एक बार ऐसा हो तो पॉइंट आप लिख लेना। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। चलिए शेयर कैपिटल है आपका यूनिट 2, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं, वो आपको करने हैं। मैं आपको एक आध क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको एंट्रीज एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सारी एंट्रीज अच्छे से समझाई थी कि शेयर कैपिटल में क्या क्या एंट्री होती है। ओके चलिए, इलस्ट्रेशन 14 आपकी बुक का है, ये आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर फॉलो हो रहा है। 50,000 शेयर्स मुझे इश्यू करने, 10 रुपए का एक शेयर है, 2.5 रुपया प्रीमियम है, 12.50 होगा उसका टोटल प्राइस। 12.5 कैसे मंगवाने, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4.5 विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज। अब एप्लीकेशन कितनी आई, 75, मुझे इश्यू कितने करने थे 50, कितनी ज्यादा आई 25। बोले प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो, कितने शेयर्स वालों को, बोले 50,000 को दे दो, जितने दे सकते हो। बाकी लोगों को लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि उनको बोल दो कि भाई साहब आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपको रिजेक्ट, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्विकली देख लेते हैं अपने। यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले प्रोरेटा कितना आ रहा है, क्या है सिस्टम, एप्लीकेशन लिख लेता हूं, एक तरफ मैं लिख लेता हूं अलॉटमेंट। मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई 75,000, मुझे इश्यू कितने करने हैं 50,000। एप्लीकेशंस कितनी आई मेरे पास 75,000 और मुझे इश्यू कितने करने हैं 50,000। अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू दी एप्लीकेंट ऑफ 50,000, बोले 50,000 एप्लीकेंट को आप शेयर्स दे दो, बाकियों को क्या करो, रिजेक्ट कर दो आप। ठीक है, तो अगर जैसे इन्होंने लिखा उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दे आर आस्किंग दैट कि 50,000 एप्लीकेशंस को आप कितना अलॉट कर पाओगे 50,000, बोले बाकी जो बचे, बोले कितने बचे 25,000, उनको आप क्या कर दो रिजेक्ट। लेकिन 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 आपके सुधीर प्रकाशन की बुक के अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ध्यान रखना इसी को भगवत गीता कहा जाता है। आपके इस बुक में जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और वैसे ही आंसर से उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। सो हम इसी क्वेश्चंस को बेस बना के लिखेंगे, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट ऑब्वियस ये वाली लाइन वहां पे नहीं है, ठीक है। ये रिजेक्शन हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप देखो ये तो प्रो रेटा हो ही नहीं रहा, 1:1 हो जाएगा, ये तो फुल अलॉटमेंट हो गया और रिमेनिंग को रिजेक्ट किया है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखने में गलती की है, बट आंसर में ये लोग गलती नहीं करते। इन्होंने सिंपली ऐसा बोला है जितनी एप्लीकेशंस थी उनको 50,000 शेयर अलॉट कर दो, बात हो जाती है खत्म। रेशियो होता है 3:2, देर इज नो रिजेक्शन, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एग्जाम में नहीं होगा। बोले जो भी ज्यादा पैसा आया वो कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में, तो हमें पता ही है कि ज्यादा पैसा आएगा तो वो सेकंड एंट्री में हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अलॉटमेंट में। एक बार देख लेते हैं कौन कौन पैसा नहीं भरने वाला। सेजल जिसको 100 शेयर दिए थे उसने अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, और फर्स्ट कॉल से पहले ही उसके शेयर्स क्या कर देने हैं फॉरफिट। दक्षा जिसको 150 शेयर्स दिए थे उसने लास्ट की 2 कॉल नहीं भरी और सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर कर दिए फॉरफिट।
100 शेयर सेजल के एंड 100 शेयर दक्षा के हमने 8 रुपए में नीलम को इश्यू कर दिए। ठीक है, जनरल एंट्री पास करनी है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई 75, एप्लीकेशन का प्राइस क्या रखा है 2 रुपीज। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 1,50,000, 75,000 इंटू 2, यही एप्लीकेशन अमाउंट वापस डेबिट हो जाएगी। और हमें पता है कि इसमें से सबसे पहले मुझे कैपिटल में पैसा ले जाना है, मुझे इश्यू कितने करने हैं 50,000, 2 रुपए मुझे एप्लीकेशन पे लेने हैं, तो कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख। अब कितने बच गए 50,000, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, अलॉटमेंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब आता है हमारी थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल अमाउंट अगर आपने चेक की हो तो अलॉटमेंट में कितनी है 4.50, इस 4.50 में प्रीमियम कितना है 2.50, तो अलॉटमेंट कितने का हुआ 2 रुपीज का। चलिए, तो कैपिटल में डालूंगा मैं 2 रुपीज, प्रीमियम में जाएगा 2.50, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 2.5 125। अलॉटमेंट में हम लोगों से मांग रहे हैं टोटल 2,25,000। ध्यान रखना एडवांस में ऑलरेडी 50,000 पड़े हैं। सो अब चौथी एंट्री में जब हम बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो ये 50,000 हमें वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 50,000 पे हो चुके हैं कंपनी को। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ये लोग क्या करते हैं ना, कॉल्स इन अरियर्स डालते नहीं है, अपने कॉल्स इन अरियर्स डाल के ही करने का। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है टोटल 225 का, कि भाई इसमें से हमको कितने मिल गए 50,000 तो मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ अब हम कितना मांगेंगे 175। बट हमें पता है कि एक बंदा है जो कॉल्स इन अरियर्स कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं भर रहा। चेक करते हैं कौन है वो, सेजल। शेयर्स कौन से, ध्यान रखने का अलोटेड अप्लाइड भी हो सकते हैं। किस चीज का पैसा नहीं भरा, तो बोले अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट का। चलिए वर्किंग करके देखते हैं इसकी। जब भी मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स होता है और प्रो रेटा वाला क्वेश्चन होता है, तो हमें चेक कर लेना है कि उसका कोई पैसा एडवांस तो नहीं पड़ा। तो कॉल्स इन एरियर्स की वर्किंग यहाँ पे समझिए, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन चाहिए, अप्लाइड कितने थे और अलोटेड कितने थे। हमको क्वेश्चन में दिए हुए इसके अलोटेड कितने शेयर अलोटेड थे 100। एप्लीकेशन कैसे ढूंढेंगे, तो हमारा रेशियो क्या चल रहा है, जिसने 3 मांगे उसको 2 दिए थे, जिसने 3 मांगे उसको कितने दिए 2, और सेजल को 100 मिले तो उसने मांगे कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो उसने एप्लीकेशन कितने की 150 की। चलिए अब लॉजिकली समझते हैं कि जब सेजल ने एप्लीकेशन की होगी तो मैंने उससे 2 रुपए लिए होंगे, तो मैंने उससे टोटल कितने पैसे लिए 300, जबकि मैंने उसको शेयर्स तो 100 ही दिए, तो मुझे उससे 200 ही लेने थे। मतलब उसके कितने पैसे मेरे पास जमा पड़े हैं 100 रुपीज। ये हो गया एप्लीकेशन के टाइम का हिसाब किताब सेजल का। अब सेजल अलॉटमेंट भरने आएगी 100 रुपीज पे, अलॉटमेंट है 4.50 का, हम सेजल को कहेंगे 450 भरो, तो सेजल का जवाब आएगा कि भाई मेरे एडवांस पड़े हैं 100 रुपए, पहले वो ले लो। हमने 100 ले लिए, अब कितने बाकी 350। हमने वापस सेजल को बोला पैसे भरो, सेजल ने बोल दिया नहीं भरूंगी। इसको मैं क्या कहूंगा कॉल्स इन अरियर्स। एंट्री में 350 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में लिख लूंगा। 1,75,000 में से 350 मैंने माइनस किए, 174,650 आपके बैंक में आ जाएगा। डन, समझ में आया। चलिए अब आती है बारी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए लेने के, हमको 4 रुपए मांग रहे हैं हम। ठीक है चलो 4 रुपए के ड्यू की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर और 4 रुपए की फर्स्ट कॉल, टोटल अमाउंट हो जाती है हमारी 2 लाख। अब जैसे ही हम इसका पैसा लेने जाएंगे, अगेन यहाँ पे भी कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा, सो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल कितनी अमाउंट चाहिए हमें फर्स्ट कॉल पे 2 लाख। अब कॉल सीनरियर समझना है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो सेजल, सेजल के 100 शेयर है, 100 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से उसने 400 नहीं भरे। दूसरा कौन था, दक्षा, दक्षा के कितने शेयर है देख लेते हैं। दक्षा के भी 150 थे। ध्यान रखना 150 कौन से वाले हैं, अलोटेड। अगर अप्लाइड होते हैं तो आपको अप्लाइड को किस में कन्वर्ट करना है, अलोटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वर्ड ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं भरे, तो चलो ठीक है,
दक्षा बोल रही है कि भाई 150 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मैं नहीं भरने वाली, टोटल 1,000 रुपया कंपनी को नहीं मिलने वाला। तो कॉल्स इन अरियर्स 1,000, 2 लाख में से 1,000 गया, बैंक में आ जाएगा 199। यहां पे हो जाती है हमारी फर्स्ट कॉल कंप्लीट। अब ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फाइनल कॉल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि सेजल ने जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं भरा, हम उसके शेयर्स क्या करने वाले हैं, फॉरफिट। सो बिफोर फाइनल कॉल हमको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं बराबर है, चलो आफ्टर फर्स्ट कॉल लिखा है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं बिफोर फाइनल कॉल। तो यहाँ पे अब हमको शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एंट्री समझाई थी कि सबसे पहले सिक्योरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं भरा है तो प्रीमियम डेबिट होगा। और हमने देखा था कि सेजल ने अलॉटमेंट नहीं भरा, मतलब सेजल ने प्रीमियम की अमाउंट भी नहीं भरी, सो प्रीमियम अकाउंट हो गया डेबिट। फिर किस चीज का पैसा नहीं भरा था? सर एक तो अलॉटमेंट नहीं भरा, एक फर्स्ट कॉल नहीं भरा, ये दोनों लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो ये हो जाती है आपकी नॉट पेड अमाउंट। नॉट पेड का मतलब कॉल्स इन अरियर, जो आपने ऊपर वाली एंट्री में लिख लिया है। ये हम कैसे ढूंढेंगे? हमेशा एंट्रीज का डिफरेंस निकालते हैं। अब सबसे पहले कैपिटल और प्रीमियम में अमाउंट कैसे आएगी, मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था कि जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करो, उसके पहले कौन सी एंट्री हुई, फर्स्ट कॉल। आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉल तक की टोटल अमाउंट गिननी है। टोटल कैसे गिनेंगे? एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4.5, फर्स्ट कॉल के 4। टोटल कितने हो गए? 4482 10.5। ठीक है, क्या 10.5 में प्रीमियम कितना है? 2.5। आप देखो आपकी एंट्री में प्रीमियम है, हाँ सर है प्रीमियम, तो 2.5 प्रीमियम में डाल दो। 10.5 में से 2.5 चला गया तो कितने बचे? 8। सेजल के शेयर्स कितने? 100। 8 इंटू 100 800। 2.5 इंटू 100 250। हमें पता है उसने अलॉटमेंट में 350 नहीं भरा था, फर्स्ट कॉल में 400 नहीं भरा था। सो टोटल हो गया डेबिट में 1050, क्रेडिट में 750। डिफरेंस जो आया वो बन गया आपका शेयर फॉरफीचर। ये हो गए सेजल के शेयर फॉरफिट। अब बारी आई फाइनल कॉल या सेकंड कॉल की। तो अब ध्यान रखना है कि फाइनल कॉल से पहले कुछ शेयर फॉरफिट हो गए। मार्केट में आपके 50,000 शेयर्स घूम रहे थे, आपने उसमें से 100 वापस ले लिए। अब मार्केट में सिर्फ 49,900 शेयर्स घूम रहे आपके, तो अगली कॉल आप 49,900 पे मंगवाओगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 49,900 इंटू ₹2, टोटल अमाउंट ड्यू इज 99,800। अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, और हमें पता है कि दक्षा ने तो फाइनल कॉल भी नहीं भरा। मैं एंट्री लिख लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट थी फाइनल कॉल की? 99,800। अच्छा अब दक्षा ही बची। दक्षा के कितने शेयर्स थे? 150। ₹2 फाइनल कॉल पे है, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई? 300। 99,800 में से 300 रिसीव नहीं होने वाला, तो कितना रिसीव हो जाएगा? 99,500। अब बारी आई दक्षा के शेयर्स के भी फॉरफिट करने की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि दक्षा ने अलॉटमेंट भरा है, मतलब दक्षा ने प्रीमियम भी भरा है। अगर प्रीमियम भरा है तो आपको एंट्री में प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, किस चीज का पैसा नहीं भरा? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो दोनों चीजें लिख ली आपने, और जो बचेगा वो हम कहाँ डालेंगे? फॉरफीचर अकाउंट में। अमाउंट कैसे ढूंढनी है? तो देखो कौन सी कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हो आप? फाइनल कॉल के बाद। फाइनल कॉल तक टोटल अमाउंट गिनेंगे, 2, 4.5, 4, 2, तो टोटल हो रहा है 12.5। सर इस 12.5 में तो 2.5 का प्रीमियम था, तो क्या आपने एंट्री में प्रीमियम लिखा है? नहीं लिखा है, तो प्रीमियम हटा दो। 12.5 में से 2.5 का प्रीमियम हटा देता हूं, कितना बच गया? ₹10 कैपिटल के। कितने शेयर है? 150। टोटल अमाउंट 1500। दक्षा ने फर्स्ट कॉल पे 600 नहीं भरे थे, फाइनल कॉल पे अभी हमने देखा कॉल सिनेरियो 300 का था। सो 1500 में से 900 माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आया? 600। दैट इज गोइंग टू बी योर फॉरफीचर अमाउंट। तो ये तो हो गया हमारे फॉरफीचर की एंट्री। और उसके बाद अब हम करेंगे रीइश्यू। कितने रीइश्यू करने हैं, किसको करने हैं? बोले 100 सेजल के ले लो, दक्षा बहन के भी 100 ले लो, टोटल ₹8 में नीलम को दे दो।
तो 100 और 100 200 शेयर्स में रीइश्यू करने जा रहा हूं। 8 रुपए में नीलम को पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कम प्राइस में किया है तो फोरफीचर डेबिट, ज्यादा प्राइस में किया होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे तो हमने कितने में किया है, 8 रुपीज में। कितने शेयर्स, 200, टोटल अमाउंट 1600। ओरिजिनल अमाउंट शेयर्स की 10 रुपए थी तो कैपिटल में जाएगी ओरिजिनल अमाउंट फेस वैल्यू वाली 2000। अगेन द डिफरेंस इज योर शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब मुझे एक चीज बताओ, ओरिजिनली हमने अभी अभी सेजल के 100 फोरफिट किए थे, दक्षा के 150 किए, तो टोटल तो सर 250 शेयर्स हो रहे हैं। और आपने तो यहाँ कितने रीइश्यू किए, 200। मतलब यहाँ पे सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे हैं। जब सारे शेयर रीइश्यू ना हो तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी वो कैसे ढूंढनी है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये आपको सीएमए में भी काम आने वाला है। फोर फीचर में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी प्रपोर्शनेट शेयर रीइश्यू होते तो आपको क्या करना है, आपको लिखनी है टोटल फोर फीचर की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यू वाले शेयर्स। सिंपल। चलिए पहले सेजल की बात करते हैं। तो सेजल का टोटल फोर फीचर, सेजल के फोर फीचर की एंट्री में जाके देख लेते हैं। टोटल सर उसका 300 था। ओके, चलो यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लेता हूं 300। कितने शेयर सेजल के थे, 100। अच्छा, हम जो रीइश्यू कर रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने कि आपने 100 शेयर सेजल के रीइश्यू किए और 100 किसके किए हैं, दक्षा के। तो क्लियरली बोला है कि सेजल के कितने रीइश्यू हो रहे हैं, 100। चलो तो मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मैं, 100 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेजल के अकाउंट में से फोर फीचर कितना लेना है मुझे, 300। अब दक्षा में आप देखना, दक्षा की फोर फीचर की एंट्री में जाके देख लो, ये रही दक्षा की फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर कितने रुपए दिया हुआ है अपने को, 600। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा टोटल फोर फीचर 600। दक्षा के शेयर्स कितने थे, 150। लेकिन रीइश्यू कितने हो रहे हैं, खाली 100। तो इसको कैलकुलेट करो तो आपको अमाउंट मिलेगी 400। ठीक है, मतलब सेजल के 300 लेंगे, दक्षा के 400 लेंगे, टोटल कितना लेंगे, 700। और इसमें से क्या माइनस करना है, री इश्यू वाला फोर फीचर माइनस कर देना है। री इश्यू के टाइम पे आप देख सकते हो फोर फीचर कितना आया, 400 रुपए। तो 700 में से 400 रुपए में माइनस कर दूंगा, बचा कितना, 300 रुपए। कहां पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। लास्ट एंट्री आ गई, फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इज इट ओके। सो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाहर का तो क्या ही पूछेंगे ये लोग। ठीक है, अब मैं बाकी क्वेश्चन आपको टिक करवा देता हूं, आप एक बार खाली गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना, पेंसिल लेके बैठना, फटाफट एंट्रिया चेक करना। और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए नेक्स्ट आपको करना है इलस्ट्रेशन 15। बहुत सिंपल है, मैं एक बार खाली रीड करके आपको बता देता हूं। कंपनी को 3 लाख शेयर इश्यू करने, 10 रुपए का एक शेयर, 1 रुपया प्रीमियम, टोटल अमाउंट 11। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉलम। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई, 4,50,000 की। अच्छा, अपने को इश्यू कितने करने थे, 3 लाख। बोले 4 लाख को प्रोरेटा के हिसाब से दे दो, बाकी लोगों को ना बोल दो। मतलब एप्लीकेशन आई थी 4,50,000। अलॉट कितने करने हैं सर, अलॉट तो हमको सिर्फ 3 लाख ही करने हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्लीकेशन। अब इन्होंने बोला 4 लाख लोगों को दे दो, जितने दे सकते हो। तो ठीक है, दे देते। एप्लीकेशन में लिखना है 4 लाख। कितने दे सकते हैं हम इनको, सिर्फ 3 लाख, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं। बोले बाकी जो बचे, यहाँ पे आप देखो एप्लीकेशन में 50,000 बच रहे, अलॉटमेंट में 0। मतलब इन 50,000 को हमने बोल दिया टाटा बाय बाय, कि कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, घर जाओ पैसे लेके। और यहाँ पे प्रो रेटा बन गया 4:3 का। चलिए और क्या है क्वेश्चन के अंदर, बोले प्रीति जिसको 450 शेयर्स दिए थे उसने अलॉटमेंट नहीं भरा, और बोले अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर फोरफिट कर दो। अभी आपको बताया कैसे करने। सुरेखा, अब ध्यान रखना वर्ड क्या दिया है, अप्लाइड। कितने शेयर, 400। तो अब इसके एलोटेड ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढेंगे सर एलोटेड, जिसने 4 मांगे थे उसको 3 दिए, सुलेखा ने 400 मांगे तो उसको कितने देंगे हम, 300। तो आपको कैलकुलेशन 300 पे करनी है, ना कि 400 पे। उसने कॉल का पैसा नहीं भरा और उसके शेयर्स भी क्या कर दिए हमने, फोरफिटेड। बोले जितने शेयर फोरफिट हुए उसमें से 80% री इश्यू करने, फुल्ली पेड अप 8 रुपए में, जिसमें प्रीति के सारे शेयर थे। तो आप देखो प्रीति के कितने शेयर थे, 450। वो प्रीति के सारे आ गए, बाकी जो बचे वो किसके होंगे, सुरेखा के। सो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर गिना, नथिंग न्यू। ठीक है, फोकगट के 10 मार्क के आपके इसमें।
चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, इसमें एंट्री लिखी हुई है सो आप एक बार देख लेना, ये फाइल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एक और ये क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, ऐसा भी पूछने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 3 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3, जिसमें 0.50 का प्रीमियम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2.50। एप्लीकेशन कितनी आई? 5 लाख। कितनी ज्यादा आई? 2 लाख। और बोला है कि हम इस तरीके से उसको अलॉट करेंगे, बोले 70,000 लोगों को ना बोल देंगे कि आपको एक भी शेयर मिलने वाला नहीं है। फुल देंगे 40,000 को, उनके घर के लोग होंगे, पहचान वाले होंगे, रिलेटिव होंगे, तो बोले 40,000 पूरे दे देते हैं। बाकी जो बचे बोले उनको हम प्रो रेटा देंगे। और फिर देखो कितनी महान लाइन लिखी है कि बाकी एक्स्ट्रा पैसे हम अलॉटमेंट में डालेंगे। वो नहीं बोलते तो भी हमें पता है कि वो अलॉटमेंट में ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के दे देता हूँ कि कितने शेयर इश्यू करने हैं। 3 लाख एप्लीकेशन आई 5 लाख की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ मैं 5 लाख एप्लीकेशन इश्यू कितने करने हैं मुझे? 3 लाख। चलिए चलिए चलिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 70,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो चलो डब्बे में जाते हैं, एप्लीकेशन में लिखता हूँ 70, रिजेक्ट कर दिया, बोले कुछ भी नहीं मिलेगा सो 0। फिर क्या बोला? 40,000 उनके खास मित्र थे, उनको पूरे शेयर्स दिए होंगे, उनके पहचान वाले, 40 मांगे थे बेचारों ने और मिल गए पूरे के पूरे 40। तो यहाँ पे भी प्रोरेटा नहीं है। अब बोल रहे जो बच गए उनको कर दो प्रोरेटा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 5 लाख है, सॉरी यहाँ पे 40, ओके बराबर है। चलिए 5 लाख है, 5 लाख में से आप 70 और 40 माइनस करो, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 3,90,000। यहाँ पे आप देखो 3 लाख में से 40 गया, कितना बचा? 2,60,000। रेशियो आप देखो 39 और 26 का आ रहा है। शॉर्ट करूंगा तो आप देखो 3:2 होगा, 13 से मैंने डिवाइड किया, तो आपको रेशियो शॉर्ट करना ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 39/26 लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बस बाकी तो सब इजी, आप देख लेना। बोले कि एप्लीकेंट था एक जिसने कॉल मनी 200 शेयर्स पे पे नहीं की, सिर्फ एक ही कॉल सीनरियट से, फाइनल कॉल पे वो पैसा नहीं भर रहा, और बोले सारे शेयर उसके री इश्यू कर दो। तो मजाक वाला क्वेश्चन है, बट बीकॉम में मजाक होता है, और 10 मार्क आपके आने चाहिए इसमें। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार 10 मार्क में ऑप्शन में आने की संभावना है। लिटिल बिट ऑड क्वेश्चन, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये आपके इंटर के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने इंटर में भी नहीं देखा होगा। चलिए एक बार अपने गो थ्रू करते हैं। बोले एक फोर फीचर अकाउंट दिया हुआ है अपने को। ठीक है, अब फोर फीचर अकाउंट नॉर्मली आपने कभी बनाया नहीं, आप सिर्फ जनरल एंट्री में पढ़ते हो। और कौन कौन सी जनरल एंट्री में फोर फीचर आता है? एक फोर फीचर की एंट्री में आता है, और एक री इश्यू की एंट्री में फोर फीचर आता है, आपको याद हो तो। फोर फीचर की एंट्री जब हम करते हैं तो हम इक्विटी शेयर फोर फीचर को क्रेडिट करते हैं, और जब मैं री इश्यू करता हूं तो मैं इक्विटी शेयर फोर फीचर को क्या करता हूं? डेबिट। मतलब ये जो फोर फीचर की एंट्री में फोर फीचर क्रेडिट हुआ है, तो ये फोर फीचर के अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 28,000, और मैंने आपको बताया था ये पेड वाली अमाउंट होती है। फिर इक्विटी शेयर फोर फीचर जो डेबिट होता है वो कौन सी एंट्री में होता है? री इश्यू वाली एंट्री में। और ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को, मतलब कितने डिस्काउंट पे आपने शेयर दिया। 9 रुपए में दिया तो 1 रुपया आपका फोर फीचर में जाता है। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000, राइट। फिर बोले कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 18,000। कुछ पैसा बच गया, कितना बच गया? 7,000, वो कैरी फॉरवर्ड। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस तभी आता है जब सारे शेयर री इश्यू नहीं हुए हैं। ध्यान रखना, सारे शेयर री इश्यू हो जाते हैं तो फोर फ्यूचर का अकाउंट पूरा क्लोज होके कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहां से एक हिंट मिल गई कि सर ये सारे शेयर यहाँ पे री इश्यू नहीं हुए। पूछा क्या है? बोले फेस वैल्यू शेयर्स की 100 रुपीज है, फाइनल कॉल पे कितने रुपए नहीं भरे उसने? 30 रुपए नहीं भरे। तो कॉमन सेंस से कितने भरे होंगे उसने? 70। मतलब दिस 70 बिलोंग्स टू पेड अमाउंट, और पेड की टोटल अमाउंट देखो कितनी है? 28,000। तो कितने शेयर है पता चल जाएगा आपको, 28,000 डिवाइड बाय 70। सर 400 शेयर थे उसके। क्लियर। और पूछा क्या इन्होंने कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है फोर फीचर की और री इश्यू की। देखो बहुत सिंपल है, फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है ही नहीं,
टू फॉरफीचर टू फाइनल कॉल। अभी उन्होंने बोला कि सर 30 रुपए नहीं भरे, फाइनल कॉल कितने भरे 28, टोटल कितना हो गया 40,000। फॉरफीचर कंप्लीट हुआ। आपको सब कुछ दिया हुआ था, आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही ढूंढने थे। अब री इश्यू करने को बोला है। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर री इश्यू हुए हैं वो अपने को दिए हुए नहीं है, तो कैसे पता करोगे कि कितने शेयर री इश्यू हुए? तो देखो बहुत सिंपल है। क्या लिखा है कि we have utilized 3,000 from forfeited share in respect of reissue of forfeited share, and 18,000 is transferred to capital reserve. Hence, total 21,000 is utilized. It means 70 per share forfeited has been disposed of. सर ये क्या बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा। आप देखो यहाँ पे आपका फॉरफीचर का अकाउंट कितना था टोटल 28, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 7,000 बच गए। तो 28 में से 7,000 बच गए, मतलब कि 7,000 पे शेयर रीइश्यू होने बाकी है। तो आपने अमाउंट कितनी यूटिलाइज की? 21,000 की यूटिलाइज की। ठीक है, अमाउंट पेड कितनी है? 70। मतलब आपने कितने शेयर रीइश्यू किए? 300 शेयर रीइश्यू किए। बहुत सिंपल है। कितनी अमाउंट यूटिलाइज हुई? सर ये यूटिलाइज कहां से लाए? फॉरफीचर की अमाउंट पड़ी थी, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्लोजिंग पड़ा है 7,000 का। मतलब आपने फॉरफीचर का अकाउंट कितना यूज किया? 21,000। देखो ये ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था। टोटल फॉरफीचर की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यू, ऐसा मैंने आपको लिख के दिया था। और यहाँ पे हमको अमाउंट मिलती है कि कितनी अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व के लिए यूटिलाइज करेंगे। सो वी हैव द आंसर। सर 21,000 हमने यूटिलाइज किया। टोटल फॉरफीचर कितना था सर? 28,000 था। ओके, कितने फॉरफिट किए सर? हमने 400 फॉरफिट किए थे। तो री इश्यू कितने? अब हमको मिल जाएगा। चलिए इसको अपने घुमा देते तो अपने को री इश्यू मिल जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं अपने। री इश्यू इज इक्वल्स टू 21,400 मल्टीप्लीकेशन में 28,000 डिवाइड में आपको री इश्यू मिल गया 300। सो ये तो हम कर ही रहे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ गया। 300 शेयर री इश्यू हुए। चलो डाल देते अब यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 30। अच्छा कितने में री इश्यू किया? ये भी तो ढूंढना पड़ेगा। कितने रुपए में हमारा शेयर री इश्यू हुआ वो हमको देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सर कि कितने में री इश्यू हुआ? तो 300 शेयर से 100 रुपीज के हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी होती है आपकी? 30,000। अब आप देखो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर हुई है, ऊपर लेजर में आपको दिया हुआ है 18,000। हम कैसे निकालते थे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट? मैंने आपको वर्किंग बताई थी, कहाँ गया? हाँ, कि भाई फोर फीचर में से कितना लिया इन्होंने? 21,000। री इश्यू वाला फोर फीचर हम माइनस करेंगे तो अमाउंट जो बचती है वो कहाँ ट्रांसफर होती है? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ? 18,000। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि री इश्यू पे फोर फीचर कितना आया होगा? 3,000 का। जनरल एंट्री में मैंने डाल दिया 3,000, डिफरेंस आया 27,000। 30 में से 3 गया। ये 10 मार्क में पूछे तो कर लेना, पूछे ये तो बैठा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 ही एंट्रिया करनी है, फ्री फोकट के 10 मार्क है। तो एक बार अच्छे से देख लेना आप इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए इसी के साथ हमारा ये यूनिट 2 कंप्लीट हुआ, एंड आई होप सो इसमें 10 मार्क्स अपने सिक्योर है। ओके चलिए अब देखते हैं अपने यूनिट 3 में से क्या क्या आईएमपी क्वेश्चंस है। चलिए आपका यूनिट 3 है, यहाँ पे बाई मिस्टेक यूनिट 2 लिख लिया। यूनिट 3 डिबेंचर, और ये इतने इजी सवाल आपको डिबेंचर में पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, और आपने डिबेंचर किया हुआ है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलिए अलग अलग वेराइटी है, कुछ वेराइटीज में आपको बता रहा हूं। देखो सारी वेराइटी तो करना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, जितनी वेराइटीज में आपको बताऊं उतनी करना, उसके बाहर का नहीं होगा मोस्टली। मैंने आपको नो डिबेंचर की एंट्रीज में मैंने समझाया था कि रिडम्पशन के टाइम पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू रिडम्पशन प्रीमियम कब डालना है? जब रिडम्पशन किस पे हो? प्रीमियम पे। एक तो वो टॉपिक हम लेने वाले हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि अमर लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इश्यू किए? 4,000। और डिबेंचरों का नाम है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर्स में। 100 रुपए के एट पार एज पर द टर्म, ये डिबेंचर्स को हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे 5 साल के बाद। आपको याद हो तो रिडम्पशन की हम एक एंट्री पास करते थे।
डिबेंचरों को रिडीम करते वक्त हम एक एंट्री पास करते थे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट आरपी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर हम एंट्री करते थे डिबेंचर होल्डर टू बैंक की एंट्री, डिबेंचरों को रिडीम करने के ड्यू की एंट्री, डिबेंचरों को पे करने की एंट्री। अब यहां पे क्या करना है पता है, आप पैसा दे ही नहीं रहे हो, आप उनको बैंक की जगह पे क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स। चलिए देखते हैं कैसे दे रहे हैं। ऑप्शन दिया है पहले में कि अगर आप उनको 100 रुपीज वाले इक्विटी शेयर देते हो एट पार, पहले तो आपको डिबेंचर इश्यू करने, डिबेंचर इश्यू करने की दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने आपको एक एंट्री समझाई थी सस्ती वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 4,400 डिबेंचर है, 100 रुपए में आपने इश्यू किए, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी आपकी 4,40,000। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री आपको करनी है इनको पेमेंट करने की। पेमेंट करने की क्या एंट्री करोगे, पहले आपको ड्यू की एंट्री करनी है। अभी मैंने बताया डिबेंचर अकाउंट 4,40,000, रिडम्पशन प्रीमियम की बात हुई नहीं है, डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे, 4,40। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, 4,40 डिबेंचर होल्डर डेबिट, बैंक की जगह पे आपको क्या लिखना है, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, जिसमें लक्षण 10 मार्क के है नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। बोले 100 रुपीज वाले इक्विटी देने, लेकिन कितने परसेंट प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे। पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, दूसरी एंट्री भी आपकी सेम रहेगी, तीसरी एंट्री में एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 4,40,000 तो अमाउंट फिक्स है, कितने परसेंट प्रीमियम की बात चलिए, 10%। सो ध्यान रखना 100 रुपीज कैपिटल में जाएंगे और एसपी में कितने होंगे आपके, 10 रुपीज। अब 4,40,000 को 100 और 10 में आप अलग अलग कर दो, तो इक्विटी कैपिटल में आ जाएगी अमाउंट 4,00,000 की, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगी 40,000 की। 10 मार्क में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। सो इलस्ट्रेशन 23 आप अच्छे से देख लेना। अगेन आई एम सेइंग पॉकेट के मार्क है आपके डिबेंचर वाले चैप्टर में। चलिए मैंने आपको बताया था, देखो एट पार पे डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एट प्रीमियम, एक बार रिकॉल हो जाएगा आपका। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये 3 एंट्री आपको आती है, क्लियर। अब इसके अंदर दो लोगों की आत्मा आपको लेके आना है, लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम। और ये दोनों लोग तभी पिक्चर में आएंगे तब आपका रिडम्पशन किस पे हो रहा हो, प्रीमियम पे। कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं, रिडम्पशन किस पे होना चाहिए हमारा, प्रीमियम पे। चलिए चेक करते हैं, एक दो कंडीशन में आपको बताता हूं। देखो इश्यू एट पार, कौन सी वाली एंट्री होने वाली है सर, ये वाली एंट्री होगी। रिडीम किस पे करना है, बोले सर रिडीम भी एट पार है, लॉस की आत्मा नहीं आएगी, सिर्फ एक ही एंट्री आपको लिखनी है, बैंक टू डिबेंचर, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं हो रहा है। अमाउंट 5,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, टोटल अमाउंट 5,00,000, खत्म। चलो सर दूसरा बताओ एक बार, डिबेंचर इश्यू करने एट प्रीमियम, सर ये वाली एंट्री आएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करते लॉस की आत्मा घुसेगी यहाँ पे, नहीं सर नहीं घुसेगी, क्योंकि रिडीम किस पे हो रहा है, एट पार, खत्म। थर्ड एंट्री, डिस्काउंट पे इश्यू करना है लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, एट पार, तो सिंपल एंट्री बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगेन यहाँ पे लॉस वाली एंट्री नहीं आएगी, तो सर कब आएगी, तो आप देखो चौथे पांचवे छठे कंडीशन में आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, लॉस ऑन डिबेंचर टू रिडम्पशन प्रीमियम आपकी एंट्री में घुस जाएगा। 6 पॉइंट दिए हुए, कोई भी 3 या 2 पॉइंट आपकी एग्जाम में पूछेंगे 10 मार्क के अंदर, कोई भी 2, क्लियर। तो अब इससे पबलू तो आपको कुछ ना मिले बीकॉम की एग्जाम में। चलिए अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो टॉपिक जो पूछने के पूरे पूरे चांसेस है, 3,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 1 अप्रैल को इश्यू कर रहा हूं, हमें तो इश्यू करना आता है, एट पार है, कुछ दिया नहीं है,
रिडम्पशन विडम्पशन की कोई बात नहीं की है, तो सिंपल डिबेंचर इश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। फिर बोले कि डिबेंचरों को ब्याज देना है हाफ ईयरली, 31 सितंबर को और एक 31 मार्च को, और टीडीएस कितना काटना है हमको, 10%। तो देखो डिबेंचर है कितने के, 3000 के, 100 रुपीज का एक है, परसेंटेज 8, साल में 2 बार आप ब्याज दे रहे हो, तो 6 मंथली इंटरेस्ट हुआ, तो 3000 का 8%, 6/12, हर 6 महीने से कितना ब्याज देना है आपको, 12,000। जब आप 12,000 का ब्याज देने जाओगे तो गवर्नमेंट बोल रही है 10% टैक्स साइड में कर दो, मतलब 1,200 रुपए मुझे टीडीएस के साइड में कर देने, बाकी बचे 10,800 रुपए मुझे मेरे डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देने। तो पहली एंट्री इश्यू की हो गई। अब इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास करोगे आप, इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी है, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। इंटरेस्ट टोटल 12,000 का, डिबेंचरों के घर पे देने 10,800, सरकार को देने हैं 1,200। ये पहला इंटरेस्ट 30 सितंबर को देने वाले हो आप। दूसरा इंटरेस्ट सर हम 31 मार्च को देंगे, सेम एंट्री 31 मार्च को बिना कोई चेंज किए। सर उसके बाद क्या करेंगे, बस इंटरेस्ट को उठाओ और कहाँ ट्रांसफर करो, पी एंड एल में। 2 बार इंटरेस्ट आया 12-12 का, पी एंड एल में कितना आ जाएगा, 24,000। 10 मार्क में पूछा गया था आपके एग्जाम में। कितनी एंट्री हुई, एक इश्यू की एंट्री की, फिर इंटरेस्ट की 2 एंट्रियां, और एक एंट्री आपको इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देना है, पी एंड एल में। अच्छा उसके अलावा एक चीज तो रहेगी बाय मिस्टेक, ये डिबेंचर होल्डर टीडीएस को पैसा तो दिया ही नहीं ना ब्याज का, तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी ना, डिबेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस डेबिट टू बैंक। सर अमाउंट वही जो आपने लिखी है, 10,800, 1,200, और टोटल बैंक से कितना चला जाएगा, 12,000। सो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री, ये आपकी सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, यही रिपीट होगी वापस, यही आपकी फोर्थ एंट्री बनेगी, यही आपकी फिफ्थ एंट्री बनेगी, और छठी एंट्री बनेगी आपकी पी एंड एल की। फ्री फोकट के मार्क्स है डिबेंचर में, इंटरेस्ट वाले टॉपिक में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मुझे लग रहा है पूछा जा सकता है बहुत सिंपल। जब ये इसको कहते हैं ना कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि हमने किसी का बिजनेस या असेट खरीदा, लेकिन सामने हमने उसको पैसे नहीं दिए, उसको क्या दे दिए, हमने उसको डिवेंचर दे दिए। चलो एक बार देख लेते हैं। एक बिजनेस खरीद रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, जिसकी असेट 11,20,000 की है, लाइबिलिटी 3,20,000 की है। आप समझो मैं आपका बिजनेस खरीदने आ रहा हूँ, 11,20 का आपका बिजनेस है, 3,20 की आपकी लाइबिलिटी है। तो आपके बिजनेस की नेट असेट कितनी हुई, नेट असेट्स आपको पता है, टोटल असेट में से सर लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो बचता है 8,00,000। मेरे बिजनेस की वैल्यू है सर 8,00,000। सामने वाला जो खरीदने आ रहा है, मैंने उसको बोला भाई साहब 10,00,000 लेंगे हम, ठीक है। सो ए लिमिटेड के व्यू पॉइंट से सोचो, 8,00,000 का बिजनेस, सामने वाला कितना मांग रहा है, 10,00,000। क्यों मांग रहा है इतना ज्यादा, 2,00,000 जब ज्यादा मांगेगा तो उसको कहा जाता है गुडविल। कम होते तो क्या बोलना है आपको, उसको कैपिटल रिजर्व। आपके बिजनेस की वैल्यू 8,00,000 है, सामने वाला आपसे कितना मांग रहा है, सॉरी मतलब आप कितना मांग रहे हो, 10,00,000। आप कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हो, किस चीज के मांगोगे आप, गुडविल के। आप बिजनेस खरीदने जाओगे और आपके सामने इस चीज की ये ऐसी सिचुएशन आती है कि 8,00,000 का बिजनेस आपको 10,00,000 में खरीदना पड़े, और आप 2,00,000 देने के लिए तैयार हो जाते हो। आप तभी तैयार होगे जब सामने वाले की क्रेडिट होगी। ऐसा भी तो हो सकता था सर, वैल्यू तो उनकी 8,00,000 है, मैं तो 5 ही दूंगा उसको, और सामने वाला मान भी जाता है। कितने कम लिए उसने, 3,00,000। अगर कम लेता है तो उसको क्या नाम देना है, कैपिटल रिजर्व। देखो एंट्री क्या करनी है, बहुत सिंपल है। आपके पास जो असेट है, टोटल असेट डेबिट, कितने की टोटल असेट आई सर, 11,20,000 की आई। सामने लिखो करंट लाइबिलिटी कितने की आई सर, 3,20,000 की आई। ठीक है। आप अपने वेंडर को, वेंडर मतलब कि सामने वाले का नाम क्या है, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना है सर, बातचीत हुई थी अभी, 10,00,000 मांग रहे वो लोग। डिफरेंस आया था 2,00,000 रुपए का, वो किस चीज का आया था, हमारा गुडविल का। गुडविल है तो डेबिट करना है, कैपिटल रिजर्व हो तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। गुडविल हो तो डेबिट, कैपिटल रिजर्व हो तो क्या करना है आपको, क्रेडिट। आप मैच करके देख लो, दोनों एंट्री मैच होगी। अब बी लिमिटेड को डेबिट मारो, क्योंकि उसको पैसा देना है। कितना देना है, 10,00,000। पैसा रोकड़े में नहीं देना है, पैसा देने के लिए बातचीत क्या हुई, बोले 2,00,000 रुपए तो हम चेक से देंगे, और बाकी में हम आपको क्या देंगे, नवे डिबेंचर्स देंगे। ठीक है, चेक से दे रहे हो तो दे दो, टू बैंक, कितने चेक से देने हैं, 2,00,000।
बाकी आप उसको क्या दे रहे हो, डिबेंचर। किस पे दे रहे हो, डिबेंचर प्रीमियम पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप ध्यान से देखो, बाकी मुझे अभी इनको 8 लाख देने हैं, 10 में से 2 दे दिए मैंने, और प्रीमियम कितने परसेंट है, 25%। मतलब आपका डिबेंचर 100 रुपए वाला, प्रीमियम आपका 25 का, 8 लाख को 125 में डिवाइड कर दोगे तो डिबेंचर में आएगा 6,40,000, 1,60,000 आपके आ जाएंगे एसपी में। खत्म। सिर्फ 2 एंट्रियां, मार्क्स कितने, पूरे 10। ठीक है, अपने 2 ही एंट्रियां करनी है, भले 3 करे 4 करे, कोई लेवा देवा नहीं। चलो, वैसे ही क्वेश्चन एक और है कि अब आप बिजनेस नहीं खरीद रहे, आप सामने वाले की असेट खरीद रहे हो। एक मशीन खरीदी है 1,98,000 में, सामने पेमेंट में आप क्या देने वाले हो उसको, डिबेंचर। बोलो, डिबेंचर पार पे दोगे तो क्या, डिस्काउंट पे दोगे तो क्या, और प्रीमियम पे दोगे तो क्या। मशीन खरीदी ना आपने, असेट आई। मशीन टू किससे खरीदी, बोले सर हमने सनराइज लिमिटेड से खरीदी। तो सनराइज लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया। कितने में खरीदी, सर हमने तो 1,98,000 में खरीदी। तो जाओ पैसे दे के आओ। बोले नहीं सर, पैसे नहीं देने सनराइज लिमिटेड को, तो हम डिबेंचर देंगे। देने कितने, 1,98,000। दे दो 1,98,000 के डिबेंचर, तो टू डिबेंचर 1,98,000, बात खत्म। पर ये तो कौन सा हुआ, एट पार। सर डिस्काउंट होता तो क्या, तो क्या, कुछ नहीं। सनराइज लिमिटेड 198, डिस्काउंट आपको पता ही है, डेबिट होता है। डिबेंचर क्या होता है, क्रेडिट। अब आप देखो, आपको देने 198, 10% डिस्काउंट पे दोगे तो एक डिबेंचर 90 रुपए का हुआ आपका। डिवाइड बाय 90 करो, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गए 2200। वैसे डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 2200 इंटू 100, डिबेंचर के अकाउंट में आएगा 220। डिस्काउंट 10% है, मतलब 10 रुपए का है, तो 2200 इंटू 10, 22,000 हो गया आपका डिस्काउंट। ओके, थर्ड, प्रीमियम पे कोई बात नहीं, प्रीमियम पे है तो भी क्या, सनराइज लिमिटेड तो डेबिट होगा 198 से, कंफर्म। टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वही चीज होगी इश्यू के टाइम पे, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम हो गया। अब 198 हमको 10% प्रीमियम पे देना है, तो डिबेंचर 100 का, प्रीमियम 10 का। तो 1,98,000 को 110 में आप डिवाइड कर दो, 1,80,000 जाएंगे आपके डिबेंचर में, और 18,000 आपके आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये हो गया आपका डिबेंचर। ठीक है, चलिए रनिंग बिजनेस वाला मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है, सो दोबारा देखने की जरूरत नहीं। बस इतने क्वेश्चन आप कर लो डिबेंचर के, इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा कोई पूछेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको करके जाना है। यहाँ पे आपके 3 यूनिट हो जाते हैं खत्म। अब बचा हमारा एक यूनिट, विच इज फाइनल अकाउंट, यूनिट नंबर 4। 10 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आपकी फाइनल अकाउंट से आएगा। तो चलिए चेक करते हैं फाइनल अकाउंट। चलिए, तो फाइनल हमारा यूनिट नंबर 4, विच इज फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छे से आपको ये चैप्टर आता है, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो अब आपके बीकॉम के अंदर कितना इसमें से पूछा जाएगा, कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार फटाफट देख लेते हैं अपने। ये क्वेश्चंस आपके फाइनल अकाउंट के बड़े क्वेश्चंस के ऑप्शन में पूछा जाता है। थोड़ा टेक्निकल रहता है ये, प्रोविजन फॉर टैक्स की जनरल एंट्रीज एंड कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। सो अगर किसी को ये वाला टॉपिक समझना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मेरे पास सेपरेट वीडियो इसका अवेलेबल है। और एल्स आई विल शेयर यू पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का, मैं आपको वीडियो जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो माई एडवाइस इज दैट कि ये क्वेश्चन अटेंड ना करें अगर पूछा जाता है तो। रीजन, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के चांसेस है। बड़ा क्वेश्चन अटेंड करोगे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन तो क्या आपने इंटर में भी पढ़ा ही है, सो वहां पे तो आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं होगी। चलिए डायरेक्टली जाते हैं अपने बड़े क्वेश्चन की तरफ। ये है इलस्ट्रेशन नंबर, जो भी है मेरे को नहीं दिख रहा, आप ढूंढ लेना। लूज टूल्स 81,500 दिखाई देगा आपको, और आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है। क्या बनाने को बोला गया है, बैलेंस शीट। सो जब भी आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हो, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए तो हम फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, गुड पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अपने एक बार चेक करते हैं कि लूज टूल्स कहां पे आएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी असेट साइड। जब आप करंट असेट में इन्वेंटरी लिखोगे तो वहां पे आता है लूज टूल्स। सर मशीनरी कहां पे आएगा, मशीनरी आपका आता है पीपीई के अंदर, टेंजिबल फिक्स असेट। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहां पे आएगा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है आपकी, इनटेंजिबल असेट, तो पीपीई के अंदर इनटेंजिबल असेट। सर इन्वेस्टमेंट इन वाइजे लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, तो देखो इन्वेस्टमेंट तो कहां जाता है हमें भी पता है,
इट इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना दिया हुआ है अपने को? 15,000। ये कहां पे आएगा, कोई बता सकता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये आपका आता है नॉन करंट असेट में। ध्यान रखना, अदर नॉन करंट असेट में जाएगा ये। इट इज योर फिक्टिशियस असेट। कहां पे जाएगा ये? अदर नॉन करंट असेट में। सर स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स ये कहां पे आएगा? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी। करंट असेट की इन्वेंटरी का पार्ट होगा। सर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो जाएगा अदर करंट असेट में। ठीक है, ये फाइल भी मैं आपको भेजूंगा ही। चलिए, कैश एंड बैंक जाएगा आपके करंट असेट के अंदर। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पीपीई के अंदर। टेंजिबल फिक्स असेट, टेंजिबल फिक्स असेट के अंदर जाएगा। फिर डेटर्स आपके करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल के अंडर में आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल में जाएगा। मोर्गेज लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल भी ट्रेड पेबल। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस इज योर अदर करंट लायबिलिटी। कैश क्रेडिट एक तरीके का उधार होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। स्टाफ के वेलफेयर का फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि आता है नॉन करंट लाइबिलिटी में। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी के अंदर। सिर्फ इतना करने के आपको 10 मार्क पूरे मिलते हैं। बस नोट्स टू अकाउंट वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देख लेना एक बार, मैंने पूरा आंसर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 12 दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से देख लेना एक बार। चलिए, ये भी आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 12। आप खाली देख लेना कौन सी चीज कहां जाती है। अगेन इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट वगैरह बना के दिए हुए हैं। सो अच्छे से आप चेक कर लेना। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे ये। सो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके अलावा ऑप्शन में जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स वाला क्वेश्चन था, अगर वो नहीं पूछा तो इससे पॉपुलर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको कोई मिलने वाला नहीं है। ये वाला जरूर ऑप्ट करें अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ नोट टू अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे कि आप देखो पहले क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल वाली चीजें देखो आप। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और परचेज रिटर्न। तो हमने कॉस्टिंग में एक चीज देखी थी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जैसा। सेम मैनर में आपको नोट बनानी है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेज रिटर्न हुआ है तो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस। ये आपकी बन गई नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हमें पता है कि हम P&L में एक डब्बा बनाते थे चेंज इन स्टॉक करके। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना 175, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 4 लाख। आपका आंसर आएगा -225। अगर ये सवाल आपको पूछा तो ये 10 मार्क में पूछा जा सकता है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बोला है कि सर P&L अकाउंट बनाना है खाली, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, और आपको सब कुछ दे दिया है। आप याद करो P&L अकाउंट में पहले क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अदर इनकम आता है, अदर इनकम है नहीं। फिर खर्चों की जब हम लिस्ट बनाएंगे तो खर्चों में पहले कौन आता है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या आता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिर क्या आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, देखो ऊपर दिया हुआ ये रहा। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एंड लास्ट में आता है अदर एक्सपेंस। अच्छा, अदर इनकम भी दिया है, अदर इनकम किसके साथ जाएगा, रेवेन्यू के साथ। मतलब मिक्स नहीं करना है, रेवेन्यू के बाद आता है अदर इनकम। फिर इनकम में से एक्सपेंस का टोटल माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको 50% क्या कर देना है, टैक्स माइनस कर देना है। आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 10 मार्क में बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया है, खाली फॉर्मेट में अमाउंट डालनी है और कुछ नहीं करना आपको। एक इलस्ट्रेशन 17 भी आप देख लो कि आपको कुछ रेलेवेंट नोट्स बनाने को बोले हैं।
नोट्स का मतलब कौन सी चीज कहां पे जाएगी, तो चलो मुझे बताना, प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पे जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस में आता है, करंट लाइबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका किस में जाएगा, तो ध्यान रखना अदर करंट लाइबिलिटी, जो कि करंट लाइबिलिटी में आता है। मतलब बेसिकली ये सारी चीजें करंट लाइबिलिटी में ही जाती है। अब उसके अंदर करंट लाइबिलिटी में हमें पता है अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर अपना ट्रेड पेबल होता है, अदर करंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। तो हमको बस वो आइडेंटिफाई करना है कि करंट लाइबिलिटी में वो किस में जाएगा, कौन से सब हेड में जाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक हेड हो गया हमारा, अदर करंट लाइबिलिटी। फिर क्या आया देखो, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, ये भी जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सन्ड्री क्रेडिटर जाता है ट्रेड पेबल में। देखो 3 हेड हो गए अब मेरे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेड आया, अदर करंट लाइबिलिटी आया, ट्रेड पेबल आया। चलो फिर प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये भी जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अनपेड डिविडेंड, अदर करंट लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अदर करंट लाइबिलिटी। तो आप देखो 1 2 3 4, ये 4 चीजें आपकी किस में गई, अदर करंट लाइबिलिटी में। चलो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन कौन से जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 1 2 3, ये 4 आइटम आपकी जा रही है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब बचा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में एक क्रेडिटर गया, दूसरा आपका बिल्स पेबल गया, ये 2 चीजें जाएगी आपके ट्रेड पेबल में। सिर्फ आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने 10 मार्क में हो सकता है। अगर 5 मार्क में भी पूछे ऐसा क्वेश्चन, एक ये वाला 5 मार्क में पूछे और एक ये ऊपर वाला 5 मार्क में पूछे, ये दोनों जरूर करना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका ये। 2 घंटे का पेपर आप आराम से 1.25 घंटे में खत्म करके आ सकते हो। और आते ही सीएमए की पढ़ाई पे फोकस करना, नेक्स्ट एग्जाम का वीडियो आ जाएगा आपके पास, आपको सिर्फ वो वीडियो कर लेना है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, पेपर छोड़ के नहीं आना है, वो आपको खास ध्यान रखना है। ओके, सो इतना कर लो, मोर देन इनफ कल की एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, और कल की एग्जाम में अच्छे से आप सर्जिकल स्ट्राइक करके आना। 50 आउट ऑफ 50 लाने वाला पहला पेपर है, जो पूरा का पूरा सिलेबस आपके सीएमए इंटर से बिलोंग करता है। ओके, चलिए बाय बाय।